शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे बच्चों के लिए दिया। Thank you. Thank you, sir. Thank you very much for being here. First of all, a very warm welcome for our today's esteemed guest, Mr. Umesh Thorat, sir. सर, शुरू करने से पहले मैं थोड़ा आपको हमारे बारे में बताना चाहूँगा। सर, पारुल यूनिवर्सिटी ने एक कॉम्पिटिटिव सेल एग्जाम सेल स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम बच्चों को तैयार करते हैं सिविल सर्विसेज, CA, PF, SSC, बैंकिंग सर्विसेज वगैरह के लिए अलॉन्ग विद देयर ग्रेजुएशन, ताकि उनको ग्रेजुएशन के बाद अलग से इन तैयारियों के लिए ड्रॉप ना लेना पड़े। बट सबसे पहले सर, एक समस्या उनके साथ ये आती है तैयारी करते वक्त कि भाई किस चीज़ की तैयारी करें। तो यही आज सारे डाउट को दूर करने के लिए हमारे एस्टीम्ड गेस्ट मिस्टर उमेश थोराट सर, who is presently working as a development officer in the esteemed LIC of India. I guess everybody have heard of this organization. तो सर ने आज हमारे साथ वक्त इसलिए निकाला ताकि बच्चों को इस एग्ज़ाम के बारे में, इस पोजीशन के बारे में ज़्यादा बताएं। पर उससे पहले सर के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं सबको देना चाहूँगा। Sir is a very dear friend of mine and I have known him since many years, and he is a fitness enthusiast and has been associated with politics very deeply. He has been the chairperson of the regional associations of political parties like NCP and Congress. After which अगर एग्जाम्स की बात हम करें तो सर ने कई सारे एग्जाम्स लिए हैं और क्लियर भी किए हैं। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम, सर इसके इंटरव्यू तक पहुंचे हैं और इस एग्जाम जो कई साल लोग निकाल नहीं पाते हैं, सर ने पहले अटेम्प्ट में इसका इंटरव्यू क्रैक किया था। आफ्टर विच सर हैव क्लियर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर इन CGL, SSC, CGL, बट दैट आल्सो सर हैज लेफ्ट। सर ने बैंकिंग एग्जाम्स भी कई सारे निकाले हैं, एंड आफ्टर विच ही फाइनली फाउंड आउट हिज पैशन इन LIC, एंड दिस पैशन यू कैन रिलेट इट with the sir's all India position 14th, which he has recently achieved, and that too on the recruitment basis amongst this business associate officers. So आप सब जान पाएंगे कि सर ने वो सारी जॉब छोड़ के LIC क्यों ज्वाइन किया। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ वेरी एस्टीम्ड पोजीशन टू बी इनटू, और दूसरा सर का पैशन और ये सारी चीजें सर का कोरेंस में यहाँ पे था। तो सर, वेरी वार्म वेलकम फ्रॉम पारुल यूनिवर्सिटी साइड। Yes, thank you so much. Thank you so much. So, sir, to begin with, जैसा कि मैंने आपको इनिशियली बताया कि हम सेल चला रहे हैं बच्चों का अवगत कराने के लिए, बच्चों को तैयार कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए, बट कई सारे बच्चे हमारे पास एक कॉमन मोटिव के साथ नहीं आ पाते कि हमको किस एग्जाम की तैयारी करती हैं, बिकॉज दे आर वेरी यंग टू फाइंड आउट देयर इंटरेस्ट लाइक यू। तो वो कंफ्यूज होते हैं कि किस एग्जाम के बारे में जाएं, और कई सारे एग्जाम्स तो उनको पता भी नहीं होते हैं। LIC वैसे नाम सबको ही जानता है, बट इसमें एंट्रीज कैसे होती हैं वो बच्चे इस चीज से अवगत नहीं है। तो सर, थोड़ा हम आप हमको प्रकाश डालेंगे किस तरीके से जो आपकी पोजीशन है वो कैसे आई और कैसे आपने प्रिपेयर किया, कैसे आपको ये पता चला? अच्छा, तो मैं सबसे पहले सबका वेलकम करता हूँ और आपका आभारी हूँ कि आपने यहाँ पे मुझे बोलने के लिए संधि दी, आपने यहाँ पे अवसर दिया मुझे। देखिए, प्रिपरेशन के लिए जस्ट यंग एज में डिसाइड करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने जैसे बताया कि सारे कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कॉलेज की उम्र में, मतलब जब आप पढ़ रहे हैं उसी टाइम अगर आप डिसाइड करें कि आपको आगे जाके क्या करना है, तो इसका बहुत 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 ज्यादा आपको हेल्प होता है। क्योंकि क्या होता है, जैसे हमने कुछ लोगों ने गलतियां की कि जब तक ग्रेजुएशन कर रहे थे पता नहीं था आगे क्या करना है, बस ये था कि फाइनल ईयर्स क्लियर करना है। कॉलेज की बाकी चीजों में हम एंगेज रहते थे, जैसे स्पोर्ट्स में रहते हैं, करिकुलम में रहते हैं, और जब कॉलेज खत्म होता है तब हम सोचने लगते हैं कि अब आगे क्या करना है। ठीक है, तो सबसे बेटर है कि अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ही डिसाइड करें और उस हिसाब से कुछ प्रिपरेशन स्टार्ट करें। ये बहुत ही अच्छी चीज है कि पारुल यूनिवर्सिटी का एक कॉम्पिटिटिव सेल भी है जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लेते हैं। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा इसलिए साबित होगा क्योंकि उनके 1-2 साल का जो गैप आगे जाएगा, मतलब जो बच्चे प्रिपरेशन ग्रेजुएशन के बाद शुरू करने वाले, उनके जो 1-2 साल प्रिपरेशन के वेस्ट हो जाएंगे, ये बच्चों का ये 1-2 साल बच जाएंगे और अर्लीएस्ट एज में ये शायद ऑफिसर बन पाएंगे। और
एज अर्ली, मतलब कम एज में ऑफिसर बनना या फिर कम एज में गवर्नमेंट जॉब में एंट्री लेना, इसकी अहमियत वही जानता है जो गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, क्योंकि उसके प्रमोशंस उस हिसाब से होते हैं। आप अप टू रिटायरमेंट, जैसे कि समझ लीजिए 21 से 30 अगर एज है किसी एग्जाम की, कोई बंदा 30 एज में एंट्री लेता है और कोई 21 में लेता है, तो जब तक रिटायरमेंट होता है ना उसका, तो जो 21 वाला बंदा है वो बहुत ऊपर की पोजीशन तक पहुंच जाता है प्रमोशन के हिसाब से। तो इसकी वजह से अर्लीस्ट एज में आपको गवर्नमेंट में एंट्री करना बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो कंफ्यूजन ठीक है सबके दिमाग में होते हैं। आप अगर कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो एक चीज ध्यान में रखिए, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एक दूसरे से रिलेटेड है, चाहे एलआईसी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे एमपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, मतलब स्टेट पीएससी हो या यूपीएससी हो, वो एक दूसरे से रिलेटेड है। कुछ ना कुछ सब में कॉमन है, सब में कॉमन है, जीके कॉमन है, सब में कॉमन जैसे कि करंट वो कॉमन है। तो इस हिसाब से सबकी एक साथ भी तैयारी आप आराम से कर सकते हैं। और वो तैयारी करते करते एक प्लान बी जो आपका कॉलेज चल रहा है उसके एकेडमिक्स भी अच्छे रखिए, ताकि अगर कुछ लोग अगर सक्सेसफुल भी नहीं हो पाते तो उनके पास कुछ प्लान बी रेडी रहेगा। यस सर, जैसा आपने अच्छे से बताया कि भाई जल्दी तैयारी करने के फायदे क्या हैं, और ये सारी पोजीशन जैसे आपने बताया कि भाई आप ये करते हो तो प्लान बी रेडी हो जाता है, बट यस यस एक बच्चा कोई सर ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म है जहां उसको पता चल पाए कि ये सारी चीजें मैं मतलब तैयार कर सकता हूँ, या फिर इनका सिलेबस देख सकता हूँ, या फिर इनका नोटिफिकेशन देख सकता हूँ, कोई ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आपको भी पता चलता था और जो हाँ, आज अभी तो क्या है, अभी तो हाँ बहुत सी वेबसाइट्स है प्रिपरेशन के लिए, जैसे प्राइवेट क्लासेस की वगैरह होती है। जैसे आप करियर लॉन्चर या टाइम की वेबसाइट ले लो तो वहां पे बैंकिंग के और इंश्योरेंस के सारे एग्जाम्स वहां पे आपको मिलेंगे, स्टेट पीएससी के आपको मिलेंगे। बहुत सी ऐसी वेबसाइट है या फिर बहुत से क्लासेस की ऐसी वेबसाइट है कि जहाँ पे वो नोटिफिकेशंस वो पोस्ट करते रहते हैं। गवर्नमेंट नौकरी.com वगैरह प्राइवेट भी वेबसाइट्स है, वहां पे बच्चों को पता चल जाता है। और दूसरा जो गवर्नमेंट का हमारा ऑथेंटिक सोर्स है वो तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज का है, उसकी अब ऑनलाइन कॉपी या फिर ऐप भी होता है, उसमें सारा पता चल जाता है कि कौन सी एग्जाम्स आ रही है। बस ये करे कि सारी एग्जाम्स को अप्लाई करे, चाहे वो अभी एलिजिबल हो या ना हो, अप्लाई करे। क्योंकि क्या होता है उसके हिसाब से आपको पता चलता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, या फिर एग्जाम का जो वहां का एटमॉस्फियर है उससे आप यूज्ड टू हो जाते हैं। यही चीज सर जो हमारा मोटिव भी था, तो हमारा मोटिव स्टार्ट करने का, इवन हमारे प्रेसिडेंट का यही विजन था कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा अपने को एक्सपोज करें इन सारे एग्जाम्स के लिए। तो यही हमारा एक मुहिम है कि मतलब आप जैसे लोगों के थ्रू उनको अवेयर कराएं कि क्या क्या पोजीशंस हो सकती हैं। तो सर इसी डायरेक्शन में थोड़ा और आगे बढ़ते हुए, जैसे आपने बताया कि जो कोई जल्दी एंट्री लेता है तो वो ज्यादा हायर पोजीशन तक पहुंच पाता है, और बाय द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मस्ट पर्क्स और जो भी रिम्बर्समेंट वगैरह वो अच्छे हो जाते हैं। बट इसके अलावा और सर गवर्नमेंट सर्विसेज और प्राइवेट सर्विसेज अगर हम देखें, वैसे तो सबको मालूम ही है, बट एलआईसी में अगर हम देखें तो ऐसे क्या फायदे हैं जो बच्चों को मतलब आकर्षित कर सकते हैं अपनी तरफ? थोड़ा आप अगर प्रकाश डालेंगे तो बच्चे भी थोड़ा रुझान इस चीज से पाएंगे। यस ओके, तो पहले तो एक चीज बताता हूँ, गवर्नमेंट और प्राइवेट में क्या डिफरेंसेस है। एक सबसे बड़ी चीज आपको, आप बहुत सोशल मीडिया पे कि गवर्नमेंट जॉब वाला बच्चा हो तो उसे अच्छी बीवी मिल जाती है। इसके पीछे एक सोशल रीजन ये होता है कि लोगों को पता है कि अगर गवर्नमेंट जॉब है तो वो सिक्योर है। गवर्नमेंट जॉब में सबसे बड़ी चीज अगर रहती है तो सिक्योरिटी रहती है। जैसे कि अभी जो लास्ट टाइम कोरोना की वजह से बहुत सा ले ऑफ हुआ, बहुत से कंपनीज ने अपने, हम न्यूज भी पढ़ते थे कि बहुत से कंपनी ने अपने वर्कर्स कम कर दिए, एम्प्लॉय कम कर दिए। आपने एक भी न्यूज नहीं पढ़ी होगी जिसमें लिखा था कि गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉय कम कर दिए, उल्टा गवर्नमेंट ने रिक्रूट कर दिए। मतलब जो सिस्टम है वो तो है और वो रहेगा। इसकी वजह से गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को एक सिक्योरिटी रहती है। और दूसरी गवर्नमेंट में ही, जैसे कि एलआईसी अब पीएसयू आता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आता है, उसमें और रेगुलर गवर्नमेंट जॉब में क्या फर्क होता है? एलआईसी में कोई आपको पॉलिटिकल प्रेशर नहीं रहता, फर्स्टली। सेकेंडली, रेगुलर जो गवर्नमेंट बॉडीज होती है वो इम्प्लीमेंटेशन बॉडी होती है, मतलब उसका प्रोग्राम गवर्नमेंट डिसाइड करती है और वो इम्प्लीमेंट वो ऑफिसर करता है। एलआईसी में क्या होता है
कि LIC एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो गवर्नमेंट को पैसा कमा के देती है इन शॉर्ट। तो इस कभी भी आप देखिए, अगर घर में दो बच्चे, जो आपका एक काम करता है दूसरा कमा के लाता है, तो जो कमा के लाता है वो हमेशा सबका चहेता होता है। तो LIC वैसे ही गवर्नमेंट की चहेती है, इस वजह से आपको पर्क्स और वो तो ज्यादा मिलेंगे। ये सर आपने अच्छी बात बताई कि LIC एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है, और PSUs में लोगों ने नाम तो इसका सबने सुना है, बट इसमें जाने के रास्ते लोगों को नहीं पता है। तो अच्छा। इसी से रिलेटेड सर मेरा एक सवाल आपसे है कि कई सारे बच्चे इस भ्रांति में रहते हैं और थ्रू आउट रहते ही हैं जब तक वो ग्रेजुएट नहीं होते, कि भाई क्या हमारी ग्रेजुएशन इस एग्जाम के लिए पर्याप्त है, उपयुक्त है, क्योंकि कई गवर्नमेंट वैकेंसीज होती हैं वो स्पेसिफिक स्पेशलाइज कैडर के ऑफिसर्स मांगती हैं, बट हर ऑर्गेनाइजेशन में एक जनरल कैडर भी होता है, तो बच्चों को ये चीज मालूम नहीं होती है। तो सर क्या LIC में आने के लिए सोल एंड सोल आपको फाइनेंस बैकग्राउंड से या फिर बैंकिंग बैकग्राउंड से होना जरूरी है, और अगर कोई बच्चा उस बैकग्राउंड से नहीं है तो क्या उसको एग्जाम में कोई मुश्किलें या फिर अपने फर्दर काम में कोई मुश्किलें फेस करनी पड़ती हैं? अच्छा, मेरा और इंश्योरेंस का, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, बहुत ही अच्छा पूछा। मेरा और इंश्योरेंस का कोई ताल्लुक नहीं था। मेरा बेसिक ग्रेजुएशन बीटेक है, मतलब मैं BE मैकेनिकल हूँ, यहाँ पे BE बोलते हैं शिवाजी यूनिवर्सिटी का। तो उसका, मैकेनिकल का और फाइनेंस का तो वैसे कोई भी रिलेशन नहीं है। बस मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक होता है कि बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन हो। तो आपका बेसिक भी ग्रेजुएशन कोई भी स्ट्रीम से अगर आप कंप्लीट करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको होता ही होता है। जैसे आपने कहा कि कुछ चीजें, मतलब कुछ पोस्ट जो होती है वो स्पेशलाइज्ड होती है, जैसे कि IT की कुछ स्पेशलाइज्ड होती है, या फिर एग्री की कुछ बैंक में होती है स्पेशलाइज्ड, वो छोड़ के, लेकिन वो परसेंटेज बहुत कम होता है, वो छोड़ के बाकी सारी पोस्ट के लिए, ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादा पोस्ट के लिए आपको बेसिक ग्रेजुएशन इतना ही आपको लगता है। क्वालिफिकेशन के लिए बस ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना जरूरी है। सर ये तो हमने ओवरऑल जान लिया कि भाई जनरल हमको क्या करना है, बट इन स्पेसिफिक जो आपकी पोजीशन है डेवलपमेंट ऑफिसर, तो इन स्पेसिफिक अगर बच्चा उसकी तैयारी करना चाहता है LIC में आने के लिए, तो उसको किस तरीके से तैयारी शुरू करनी पड़ती है? Yes. और LIC में किस किस तरीके की वैकेंसीज हैं जो बच्चे टारगेट कर सकते हैं? यस, LIC में रिक्रूटमेंट 3 पोस्ट के लिए होते हैं। एक तो क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 के लिए। क्लास 1 में AAO करके होती है, मतलब असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। क्लास 2 में ADO करके, मतलब जो बाद में जाके DO बनता है, SBA बनता है, अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर। और क्लास 3 में असिस्टेंट करके, ये 3 पोजीशंस होती है। उसमें से जो डेवलपमेंट ऑफिसर है उसके लिए होता है प्री, मेंस और इंटरव्यू। तीनों के लिए भी सेम ही होता है, लेकिन डेवलपमेंट ऑफिसर का स्पेसिफिक मैं बताऊंगा, जो जिस पोस्ट में मैं काम कर रहा हूँ। उसका होता है प्रिलिमिनरी, जो क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश उसमें होता है। फिर मेंस होता है, उसके बाद ये 2 रिटन टेस्ट होती है, और इसके बाद कैरी होता है, मतलब इंटरव्यू होता है उसके बाद, जो रिटर्न तो नहीं होता इंटरव्यू। तो ये तीनों का, उसमें से मेंस और इंटरव्यू के मिला के जो मार्क्स होते हैं उससे मेरिट बनती है, और उस हिसाब से उस लिस्ट के अनुसार जितनी भी वैकेंसी उतने चूज किए जाते हैं। अभी तो एक चीज और इस प्लेटफॉर्म पे अगर मैं बच्चों के सामने कॉलेज के बोल रहा हूं, तो एक चीज मुझे बताना बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है कि LIC में हेवी रिक्रूटमेंट है डेवलपमेंट ऑफिसर्स की अगले 5 सालों में। क्यों हो रही? शायद मतलब कुछ चीजें ऐसे कि रिटायरमेंट थोड़ी सी ज्यादा होने की चांसेस है LIC में। 55 से आगे एज ग्रुप वाला एक बड़ा ग्रुप है जो डेवलपमेंट ऑफिसर के पोस्ट से रिटायर होगा, तो इसकी वजह से वैकेंसी बहुत ज्यादा मिलेगी। अगर आप कोशिश करते हैं तो अभी से अगर आपने कोशिश स्टार्ट कर दिया, आपको नेट पे भी इसका सिलेबस डिटेल में मिल जाएगा, बायजूस के वगैरह वेबसाइट पे। तो आपने अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, मतलब क्वांट, रीजनिंग या फिर इंग्लिश तो रेगुलर होता ही है, और जीके का जो हमारे PSC एग्जाम में भी हम यूज करते हैं, वो जीके आपका स्ट्रांग होगा तो इसका यहाँ पे भी यूज होगा। और एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मेंस में होता है, वो होता है इंश्योरेंस मार्केटिंग। तो देखिए, अगर अलग अलग एग्जाम्स का हम प्रिपरेशन करते हैं तो एक चीज आपको याद रखनी है कि जो कॉमन पोर्शन है उसकी साल भर पढ़ाई करनी है, और जो अलग है, मतलब जैसे कि LIC के एग्जाम के लिए इंश्योरेंस का एक पार्ट आएगा, तो उसके लिए 1 महीना 15 दिन आप एग्जाम से पहले या फिर 2 महीने उस स्पेसिफिक उस सब्जेक्ट के लिए दीजिए। बाकी सबका ऑलमोस्ट सिलेबस कॉमन हो जाता है, कॉमन होता है, जैसे कि IBPS PO का, LIC का कॉमन होता है सिलेबस।
तो सर जैसा इसमें आपने बताया कि इंश्योरेंस और मार्केटिंग का थोड़ा अलग से पढ़ना पड़ता है बच्चे को, तो ऐसा ही कोई और रिलेटेड एग्जाम है जिसमें सेम इंश्योरेंस और मार्केटिंग का भी अलग से कुछ, जैसे जीआईसीज हैं, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में? यस यस यस, जीआईसी में भी आता है इंश्योरेंस से रिलेटेड, या फिर IC38 के सॉरी IRDA की जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें इंश्योरेंस पढ़ना ही पड़ता है। IRDA की भी खुद की भी रिक्रूटमेंट होती है, उसमें इंश्योरेंस का अगर आप पढ़ाई करेंगे उसमें भी यूज होता है। मतलब अब इंश्योरेंस सेक्टर में जो है, IRDA हो, गवर्नमेंट की LIC हो या GIC हो, जैसे कि उसके अंडर 3 कंपनी जो भी आएगी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस है, यूनाइटेड है, तो उसके लिए इंश्योरेंस आपको पढ़ना ही पड़ता है। सर जैसे इसमें आपने बताया कि 3 स्टेजेस हैं, तो एक हाँ। पास परसेंटेज हर एग्जाम का जनरली सब लोग आकलन करते ही हैं कि भाई इस एग्जाम में इतने अप्लाई किए, यहाँ तक पहुंचे। तो वैसे आबादी के चलते तो हर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम टफ ही है, बट रिलेटिवली LIC का अगर हम बाकी एग्जाम से कंपेयर करें तो क्या इसका सिलेक्शन रेशियो कम है या ज्यादा है? अभी क्या है, सिलेक्शन रेशो, कंपटीशन तो हर जगह है ही, वो तो आप गवर्नमेंट में जाओ, प्राइवेट में भी अब कंपटीशन है। बात अगर कंपटीशन से डरेंगे तो हो ही नहीं पाएगा। मतलब हम उसमें से कौन से पोर्शन पे फोकस करते हैं, कुछ बच्चे सिलेक्ट नहीं होते, कुछ बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं। थोड़ा सा आप कहते हैं कि रेशो, जैसे आपने कहा कि रेशो थोड़ा सा कम इस वजह से होता है कि अप्लाई करने वाले थोड़े ज्यादा है। कोई प्राइवेट जॉब भी करता है तो वो भी अप्लाई करता है, क्योंकि उन्हें पता है कि आप गवर्नमेंट जॉब में, जैसे कि हमारा कोई दोस्त है जो प्राइवेट में काम करता है, तो वो देखता है कि यार इसे पर्क्स और बाकी चीजें इतनी अच्छी मिलती है, तो क्यों ना मैं भी ट्राई करूं। इस हिसाब से थोड़ा सा होता है, लेकिन ज्यादा चांसेस उन्हें होते हैं जो फ्रेश होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास टाइम होता है प्रिपरेशन के लिए, वो फ्रेश माइंडेड होते हैं, उनकी ग्रास्पिंग उतनी होती है, उनका डिसिप्लिन सब स्ट्रक्चर होता है, तो उसके हिसाब से उनके चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। तो प्रिपरेशन करने के लिए रेशियो का अगर बात करें तो बैंक PO का और LIC का लगभग सेम ही होता है। अब रेशियो इस हिसाब से रहता है कि वैकेंसीज कितनी है। अगर DO के पोस्ट के लिए ज्यादा वैकेंसी आ रही है तो ऑब्वियसली रेशियो बढ़ जाएगा, क्योंकि अप्लाई करने वाले तो ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, लेकिन रिक्रूटमेंट ज्यादा होने के कारण रेशियो बढ़ जाएगा। सर जो तीनों क्लासेस हैं 1 2 3, इन सब में रिक्वायरमेंट ग्रेजुएट ही है कि अलग अलग कुछ रहती है? यस यस यस, तीनों के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। वो भी कोई भी किसी भी स्ट्रीम से होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बस क्लास 1 की कुछ स्पेसिफिक पोस्ट है, जैसे स्पेशलिस्ट ऑफिसर IT के लिए, उसके लिए बस IT बैकग्राउंड होना चाहिए। बाकी सब पोस्ट के लिए बेसिक ग्रेजुएशन है, कोई भी ग्रेजुएशन। सर एक ओवरव्यू आप हमें दे पाएंगे LIC में, मतलब हिरार्की किस तरीके की होती है, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, और किस तरीके से LIC में काम होता है? क्योंकि अभी आने वाले टाइम में गवर्नमेंट सारा प्राइवेटाइजेशन पे ज्यादा स्ट्रेस कर रही है। इवन हम लोगों ने सुना है कि LIC भी प्राइवेटाइज होगी, तो उस केस में मतलब बच्चों को डरना चाहिए कि भाई ये गवर्नमेंट नहीं रहेगी एनी मोर, की किस तरीके से? तो थोड़ा सा ओवरव्यू मिलेगा तो बच्चे थोड़े प्रकाशित रहेंगे। यस यस, एक्चुअली जो प्राइवेटाइजेशन की जो न्यूज है वो TRP न्यूज है, क्योंकि गवर्नमेंट जस्ट IPO ला रही है। अभी आप स्टेट बैंक का देखेंगे कि स्टेट बैंक का तो बहुत सा, बस 51% से, मतलब 51% से अगर ज्यादा हिस्सा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गवर्नमेंट के पास होता है तो उसका ओनर गवर्नमेंट होता है, या फिर हम उसे PSU बोलते हैं। अभी LIC का 100% जो हिस्सा है, या फिर LIC के 100% ओनरशिप है, वो गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। उसमें से 10% वो मार्केट में ला रही है। 10% अगर मार्केट में आएगी तो भी 90% हिस्सा ये गवर्नमेंट के पास रहेगा। दूसरी चीज ये है कि लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 2600 करोड़ के आसपास गवर्नमेंट को LIC ने प्रॉफिट दिया है, गवर्नमेंट को दिया है। मतलब जो 5% शेयर होता है टोटल LIC के प्रॉफिट में, 5% शेयर गवर्नमेंट का होता है। लगभग 53,000 करोड़ का लास्ट ईयर का प्रॉफिट है LIC का। तो इतनी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट बेच नहीं सकती। जस्ट कुछ चीजें होती है, जैसे कि गवर्नमेंट पे कुछ चीजों का कंपल्शन होता है, कुछ इंटरनेशनल ये भी हो सकते हैं कि जैसे कि गैट का वगैरह, उस चीज का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो सकता है, या फिर बाकी कुछ जैसे कि वो क्या कहते हैं, उनके कंपल्शंस हो सकते हैं। उसके वजह से वो 10% का IPO आ रहा है, लेकिन उसकी वजह से LIC भी प्राइवेट, अभी तो कोई उसमें एक भी सिम्टम नहीं है कि LIC प्राइवेट होने का कोई चांस अभी तो नहीं दिख रहा है। जो उन्होंने प्लान भी बताया 25% का, वो भी 5 ईयर
तक शायद मुझे लगता है लग जाएंगे, कि 25 ईयर तक भी अगर आपको आईपीओ उसका देना है, क्योंकि मार्केट की भी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है कि एलआईसी के पूरे शेयर्स खरीद पाए। जैसा सर आपने कहा कि आने वाले टाइम में काफी सारी वैकेंसीज होंगी एलआईसी में अभी आने के लिए, तो Yes. इसका नोटिफिकेशन मतलब साल में एक बार आता है कि मतलब जब जब उनको वैकेंसीज चाहिए होती हैं कि तब तब वो नोटिफाई करते हैं? तब आता है। यस यस यस। अभी क्या है, थोड़े कोविड की वजह से ये डिस्टर्ब हो गए हैं अभी जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है। स्टूडेंट को क्या करना चाहिए कि कंटिन्यूअसली जो एलआईसी वेबसाइट है licindia.com, जो ऑथेंटिक वेबसाइट है, उसमें करियर सेक्शन होता है, वो चेक करते रहना चाहिए। उसमें सारी नोटिफिकेशंस या फिर सारी नोटिसेस आ जाती है, जैसे कि कोई रिक्रूटमेंट आ रहा है तो कब आ रहा है, क्या आ रहा है। उसमें आपको एक टाइम टेबल भी मिल जाता है कि प्री कब तक होगी, मेंस कब तक होगी, उस हिसाब से वो अप्लाई कर सकते हैं। भी मतलब जैसे जो एप्स होते हैं प्राइवेट प्रिपरेशन के, उसमें भी एलआईसी का नोटिफिकेशन अगर आ गया तो सारे एप्स आपको दिखा देंगे, लेकिन फिर भी आपको ऑथेंटिक उसका जो प्लेस है जहां पे आपको चेक करने के लिए, तो एलआईसी की वेबसाइट है, उसमें करियर सेक्शन में आ जाती है नोटिफिकेशन। सर जैसे काफी बैंकिंग एग्जाम्स जो हैं वो कंप्यूटर ओरिएंटेड होते हैं, जैसे प्रीलिम्स मेरे ख्याल अभी कंप्यूटर कर दिया है, इनफैक्ट उनका मेंस भी जो इंग्लिश रिटन जो पोर्शन होता है वो यस 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 कंप्यूटर हो गया है। तो वैसे ही एलआईसी में कंप्यूटर ओरिएंटेड है कि स्टिल रिटन यस होता है? यस यस। नहीं नहीं, रिटर्न मतलब मेरे कहने का मतलब रिटर्न मतलब ऑन पेपर नहीं होती एग्जाम। एग्जाम तो सारी ऑनलाइन ही होती है, और एमसीक्यू एग्जाम होती है। मतलब एक क्वेश्चन होगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। मतलब एक क्वेश्चन होगा, उसके मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। इस टाइप से प्री और मेंस दोनों भी एमसीक्यू होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होती है। तो प्री का सर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड जो कट ऑफ मार्क्स है, मतलब कितने मार्क्स का पेपर है और मेंस का कितने मार्क्स का है और इंटरव्यू कितने मार्क्स का है? प्री का 100 का होता है, 35 35 एंड 30 ऐसा उसका बाइफर्केशन होता है, मतलब क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश का। और मेंस का 150 का है। अभी स्ट्रक्चर उसका चेंज हो रहा है, फिर भी 150 का है। उसमें 50 मार्क का इंश्योरेंस मार्केटिंग है, और 120 मिनट्स का वो होता है, 2 घंटे का मेंस का, और 1 घंटे का प्रीलिमिनरी का होता है। दोनों भी ऑनलाइन पेपर होते हैं। ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में उसका ऑनलाइन का सेंटर होता है, एग्जाम सेंटर होता है, और वहां पे ऑनलाइन पेपर होते हैं। और इंटरव्यू सर इसका दिल्ली में ही होता है कि कहीं रीजनल सेंटर्स ऐसे? नहीं नहीं, रीजनल सेंटर्स पे होता है। अभी जो इसमें डीओ का जो जॉब है वो हर डिविजनल ऑफिस पे होता है। और डीओ की जॉब के लिए एक बेनिफिट ये होता है बढ़िया, अगर आपको एक बार एक जगह पोस्टिंग मिल गई तो आपको वहां से ट्रांसफर, बस रिक्वेस्ट ट्रांसफर होती है, मगर आप मतलब आप अगर कहेंगे कि मुझे ट्रांसफर चाहिए तो ही ट्रांसफर होती है। एलआईसी खुद से आपका ट्रांसफर नहीं करती, जो डेवलपमेंट ऑफिसर का जॉब होता है। तो वो अप्लाई करने के लिए आपको डिवीजन सिलेक्ट करने का उसमें ऑप्शन होता है। अगर समझ लीजिए मेरा डिवीजन सातारा है, मैंने डिवीजन सातारा अगर सिलेक्ट किया तो मेरा इंटरव्यू सातारा में होगा। जैसे किसी ने सूरत डिवीजन लिया या फिर गांधीनगर डिवीजन लिया, तो गांधीनगर डिवीजन का इंटरव्यू गांधीनगर में ही होगा, दिल्ली में इंटरव्यू नहीं होते। हर डिवीजन लेवल पे इंटरव्यू होते हैं। मतलब यहाँ पे अगर कैंडिडेट किसी स्पेसिफिक रीजन का है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी कि आप उसी रीजन में रहें, और यस यस यस, वही पे वो इंटरव्यू दे सकता है। सर इस एग्जाम कहीं से भी दे सकते हैं, इंटरव्यू उसका उस डिवीजन में होगा जहां पे उसने अप्लाई किया है, जिस डिवीजन के लिए। और जैसे सर आप बता रहे हैं कि मतलब जो ट्रांसफर होता है दैट इज ऑन रिक्वेस्ट बेसिस, तो मतलब कैंडिडेट अगर अपने यस, रीजन में पोस्टेड है तो वहीं अगर वो रहना चाहे तो थ्रू आउट सर्विस वो वहीं कर सकता है? थ्रू आउट सर्विस वहीं पे रह सकता है, वो रिटायर हो सकता है वहां पे। मतलब ज्वाइनिंग से रिटायरमेंट तक समझ लीजिए किसी को अपने घर के पास ही मिल गया जॉब का लोकेशन। गवर्नमेंट जॉब एक ही मेरे ख्याल से ऐसा होगा, अगर कोई और हो तो मुझे जानकारी नहीं है उसकी, लेकिन ये जॉब ऐसा है कि जहां पे आपकी पोस्टिंग आपको जहां पे मिलती है, तो सारे डेवलपमेंट ऑफिसर जहां पे पोस्टिंग मिलती है वहां पे घर वर बना लेते हैं। कुछ लोगों को अपने गांव में पोस्टिंग मिलती है, वो अगर गांव के लिए खुद के अप्लाई करे तो वहीं पे जॉब शुरू होती है, वहीं पे रिटायरमेंट तक वो रह सकते हैं। सर इस मायने में तो मेरे हिसाब से ये जॉब सबसे अच्छी है गवर्नमेंट सर्विसेज में, क्योंकि बाकी सबसे बेस्ट है गवर्नमेंट सर्विस में, सबसे बेस्ट इस जॉब का ये फीचर है कि यहाँ पे ट्रांसफर आपको कंपल्शन नहीं है। ये सर बहुत अच्छी चीज पता लगी, और शायद बच्चे इससे आकर्षित भी होंगे क्योंकि हर कोई अपने घर के पास अल्टीमेटली रहना ही चाहता है। यस यस यस। और सर इस मतलब जॉब में जैसे सारे जॉब में लोग क्रिप करते हैं कि 9 to 5 के बाद भी उनको वर्कलोड ज्यादा रहता है,
तो इस जॉब का वर्कलोड और पर्क्स वगैरह मतलब किस तरीके से रहता है? मतलब आदमी कुछ अपना इंटरेस्ट का करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, या फिर फुल टाइम जॉब वाला इसमें है? ये एक्चुअली डेवलपमेंट ऑफिसर का जॉब सबसे बढ़िया, दूसरी चीज इसमें सबसे खूबसूरती जॉब की ये है कि आपको फुल फ्रीडम रहता है कि आपके हिसाब से आप काम करें। मतलब ये थोड़ा सा मार्केटिंग का और फील्ड जॉब है। इससे पहले डेवलपमेंट ऑफिसर को बहुत सालों पहले, मतलब शुरू शुरू में इसे फील्ड ऑफिसर भी कहा जाता था। तो ये फील्ड का जॉब होने के कारण आपको पूरा फ्रीडम रहता है कि आप आपके हिसाब से काम कर सकते हैं। आपके हिसाब से मतलब मार्केट के हिसाब से आप लोगों को जब चाहे आप संडे को मीटिंग कर दीजिए, सैटरडे को कर दीजिए, आपके हिसाब से आप बाइफरकेट कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपको ऑफिस का जो डेली रिपोर्टिंग होता है, वो डेली रिपोर्टिंग बस होता है, साइन का वगैरह जो भी है, आप हेडक्वार्टर में हैं इस चीज का। और बाकी आपको काम करने के लिए, मतलब इतना अच्छा कल्चर है एलआईसी का, उसमें काम करने के लिए आपको ऐसा प्रेशर नहीं होता है कि इस हिसाब से ही काम करो। आप अपने हिसाब से या फिर अपने कन्वीनियंस से आप काम कर सकते हैं। ये सबसे बढ़िया फीचर है। 9 to 5 वाला जॉब ये नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि ये बिजनेस और जॉब का एक कॉम्बिनेशन है। कई सर नोन हमारे एस्टीम गेस्ट भी हैं जो हमने बुलाए भी हैं पीएसयूज वगैरह के, तो वो लोग काफ़ी डिससेटिस्फाइड रहते हैं कि यार हमेशा ओवरलोडेड रहते हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं एलआईसी अगर बच्चों के सामने प्रोजेक्ट करूं तो आई कैन गिव देम अश्योरेंस कि भाई इसमें रहते हुए आप यस अपना यस 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 शांति पा सकते हो, पैसा पा सकते हो, सरकारी जॉब एक साथ आपको मिल सकता है। यस यस यस। So best avenue amongst PSUs to all my students, this is the better option if you are seeking preparation. सर प्रिपरेशन पे हम दोबारा आते हैं। इनिशियली जैसे कई सारे बच्चे हमने शुरू में भी बात करी, दे आर नॉट क्लियर कि भाई उनको क्या ही करना है। तो एलआईसी किसी ने हार्डली सुना होगा, मे बी आपने इसी के लिए हमें थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि आपने किस एग्जाम के लिए स्टार्ट किया था? आपने स्पेसिफिकली इसके लिए किया था कि किसी और के लिए किया, फिर स्विच करके इधर आए, कैसे सर? एक्चुअली मैं पीएससी के लिए, हाँ हाँ जी, हाँ जी, कंप्लीट कर दिया। यही सर मेरा यही क्वेश्चन था। अच्छा, एक्चुअली मैंने पीएससी यूपीएससी के लिए मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। जैसे हम लोगों को कुछ स्टार्टिंग में तो कोई आइडिया नहीं होती, जस्ट यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए मैंने स्टार्ट किया। फिर उसके मेंस तक गया सेकंड अटेम्प्ट में, और फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसे आपने बताया कि स्टेट पीएससी के इंटरव्यू तक पहुंचा था। लेकिन उस टाइम थोड़ा सा एक प्रॉब्लम जो हो गया मेरे बहुत से बच्चों के बारे में जो होता है, वो कि एज ज्यादा हो गई थी, प्रिपरेशन लेट स्टार्ट किया था। तो एक अनकंफर्ट जोन होता है कि यार जल्दी से जल्दी सेटल होना है, तो बाकी एग्जाम्स भी देना शुरू कर दिया। जैसे बैंक का दिया, बैंक का आईबीपीएस पीओ का 2 टाइम्स इंटरव्यू, या फिर एसएससी सीजीएल का, और ये एलआईसी का भी। तो उस टाइम क्लियर आइडिया नहीं था, लेकिन जब धीरे धीरे पता चला कि यार एलआईसी का जब फॉर्म आया, तब चेक किया कि यार इस जॉब में बहुत ही अच्छे, एक तो इसमें ट्रांसफर नहीं है, दूसरा आपके हिसाब से या फिर आपकी क्रिएटिविटी को यहाँ पे चांस है, आप आपके क्रिएटिविटी के हिसाब से यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये बेस्ट ऑप्शन लगा मुझे, इसलिए आपने जैसे बताया दूसरा कोई गवर्नमेंट जॉब भी, मैंने वो ऑप्शन छोड़ के यहाँ पे काम किया, यहाँ पे काम करने की सोची, या फिर ये सिलेक्ट किया। शुरू में ऐसे शुरुआत करते वक्त एलआईसी का काम करना है या फिर एलआईसी की ये पोस्ट के लिए का जॉब करना है, इस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया था। लेकिन बाद में जैसे प्रिपरेशन करता गया, पता चला कि ये मेरे लिए सबसे बेस्ट जॉब है, तो यहाँ पे स्विच हो गया। मैं दोबारा मेरे बच्चों को एड्रेस करना चाहूंगा यहाँ पे कि यही आपके जैसे आप एक कॉमन प्रिपरेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेल आपको प्रिपेयर करवाता भी है, और धीरे धीरे आप एक्सपोज होंगे सारी अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो आप लोग जैसे जैसे आप लोग एलिजिबल होते हैं, आप लोग एग्जाम्स के लिए अपीयर हो सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सर। यस यस प्लीज। आपने जैसे बोला कि स्पेसिफिक वैकेंसीज भी रहती हैं, तो कई सारे बच्चे होते हैं जो अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट रिलेटेड छोड़ना नहीं चाहते, तो एलआईसी में ऐसे किन किन फील्ड के लिए वैकेंसीज हैं या फिर किन के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं? अभी लास्ट ईयर तो आईटी के लिए स्पेसिफिक आए थे। ज्यादा तो क्या होता है कि इंश्योरेंस जो सीए करते हैं उनके लिए भी अलग से होते हैं, जिनका सीए कंप्लीट होता है, मतलब कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं, लेकिन उनका सीए कंप्लीट होना चाहिए। और दूसरी चीज तो आईटी बैकग्राउंड के अगर कुछ बच्चे हो तो उनके लिए स्पेशलाइज पोस्ट होती है, लेकिन ज्यादातर जनरल सारी पोस्ट होती है। कोई भी आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन हो तो आपको उसमें से हो जाता है।
सर आप थोड़ा हमको मतलब इसका इंडक्शन प्रोसेस और थोड़ा ट्रेनिंग के बारे में बताएंगे कि कैसे एक डेवलपमेंट ऑफिसर प्रिपेयर किया जाता है और उसको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज इनिशियली मिलती हैं जिससे कि यस 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 एग्जैक्टली। इसमें क्या होता है, एक बार सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन के बाद की बात, मतलब आपका नाम अगर मेरिट लिस्ट में आ गया तो आपको ट्रेनिंग सेंटर अलॉट करते हैं। उस ट्रेनिंग सेंटर में एसटीसी बोलते हैं उसे, सेल्स ट्रेनिंग सेंटर, तो उसमें ट्रेनिंग होता है आपका। तो अब ये पैटर्न साल के हिसाब से चेंज होता है। मेरे टाइम मतलब मेरी 2015 की बैच है, तो उस टाइम तो 1 महीना ट्रेनिंग होता था ऑफिस में, मतलब ट्रेनिंग सेंटर में। उसके बाद 6 महीने का फील्ड ट्रेनिंग होता था, मतलब ब्रांच ट्रेनिंग और फील्ड ट्रेनिंग। ब्रांच में कैसे डिपार्टमेंट काम करते हैं, क्या काम करते हैं, हर डिपार्टमेंट में क्या क्या उसके अंडर फंक्शनिंग क्या है, और बाकी फील्ड में कैसे काम चलता है, क्या नहीं काम चलता, वो सब वहां पे सिखाते हैं। उसके बाद 1 साल का प्रोबेशन होता है। अब लास्ट ईयर जो 2019 की बैच रिक्रूट हुई, उनके लिए 1 महीने का ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग था, एसटीसी जो बोलते हैं, और उसके बाद 1 ही महीने का ब्रांच ट्रेनिंग था। उसके बाद डायरेक्ट उनका प्रोबेशन स्टार्ट हो गया। तो प्रोबेशन 1 साल का होता है, उसमें एक बेसिक आपको बिजनेस रिक्वायरमेंट होती है, बिजनेस टारगेट आप बोल सकते हैं। तो बिजनेस रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी होती है। उसके बाद आपको कंफर्मेशन का लेटर मिलता है। उसके बाद आप कंफर्म एम्प्लॉय करके, डेवलपमेंट ऑफिसर करके, वहां से जॉब आपकी कंटिन्यू हो जाती है। तो जस्ट टू क्लियर आवर स्टूडेंट्स डाउट, सर अगर मान लीजिए प्रोबेशन में कहीं टारगेट चूकता है तो ऐसा तो नहीं कि उसको लेटर नहीं मिलेगा? क्योंकि मैंने अभी तक सुना है कि नहीं कि कोई गवर्नमेंट एग्जाम अगर आपने निकाला है तो आपका कोई ऐसा टारगेट बेसिस आपको मतलब डू और डाई, ऐसा तो कहीं सुना नहीं। तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब नहीं टारगेट हुआ तो नहीं लेंगे एग्जाम निकालने के बाद भी? अच्छा, ये जो जॉब है इसकी सबसे ब्यूटी ये है, जैसे मैंने आपको बताया, कि वो अपने हिसाब से जैसे काम करना है उस हिसाब से एलआईसी, उसमें बहुत सी सहूलियत भी होती है उस चीज में। अभी वो डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि, लेकिन उसमें सहूलियत कुछ होती है टारगेट के बारे में। लेकिन अगर कोई सच में बंदा काम करना चाहता है, कोई भी कैंडिडेट अगर यहाँ पे सिलेक्ट होके आया है और वो काम करना चाहता है, वो टारगेट ऑटोमेटिकली हो जाता है। मतलब अचीवेबल टारगेट्स ही होते हैं। वो एक बिजनेस टारगेट होता है, या फिर एक बिजनेस आपको 1 साल में करके आपको कंफर्मेशन लेना होता है। क्योंकि बाद में कैसे, बाद में अगर आपको अकाउंटेबिलिटी है नहीं टाइम की, तो एटलीस्ट वो एलआईसी तो चेक करेगी ना कि ये मतलब ये कैंडिडेट सच में उतना काम कर पाएगा, नहीं काम कर पाएगा। यही सर, मतलब आपने सारे प्रोस्पेक्ट्स बताए जॉब के कि अपने रीजन में रहने मिलता है, ये सब काम करते करते आपने बता दिया कि क्या क्या चीजें मिलती हैं। यस यस यस। बट गवर्नमेंट जॉब्स का मेन आकर्षण जो रहता है लोगों के दिमाग में वो रहता है पोस्ट रिटायरमेंट क्या। क्योंकि रहते रहते तो सरकार आपकी देखभाल कर लेगी, पेंशन भी दे देगी, बट कई लोग चाहते हैं कि भाई उसके बाद भी कहीं एंगेजमेंट हो, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बाहर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकें। तो पोस्ट रिटायरमेंट पर्क्स क्या है, मतलब पोस्ट रिटायरमेंट एंगेजमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है? अभी एलआईसी में जो डेवलपमेंट ऑफिसर है, वो अगर परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनका सीनियर बिजनेस एसोसिएट करके प्रमोशन होता है, अगर परफॉर्मेंस अच्छा हो तो। जैसा मेरा लास्ट ईयर ही प्रमोशन हुआ। तो जो सीनियर बिजनेस एसोसिएट होते हैं, एक तो एलआईसी का रिटायरमेंट का एज है 60, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का होने के कारण 60 जब एज उसकी कंप्लीट होगी तो उसके बाद रिटायरमेंट है। और जो सीनियर बिजनेस एसोसिएट होता है उसे 10 इयर्स का एक्सटेंशन मिल सकता है। मतलब बाहर जॉब ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, उसे 10 साल एलआईसी एक्सटेंड करके देती है। उसका अलग नाम है एलआईसीए करके, एलआईसी एसोसिएट करके। तो उसमें वो आगे 10 साल काम कर सकता है, सेम पोस्ट पे। मतलब जैसे उसकी जो पुरानी टीम है उसके साथ ही वो काम कर सकता है, उसी लोकेशन पे काम कर सकता है अगले 10 साल, मतलब लगभग 70 साल तक। ये हो गई अगर वो वर्किंग रहना चाहता है। तो अगर वो 60 के बाद रिटायर होना चाहता है, तो जैसे सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को पहले प्योर पेंशन थी, प्योर मतलब टोटली उसके लिए उसका कोई कंट्रीब्यूशन होता नहीं था। अभी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सारे एम्प्लॉयज को पेंशन है। लोगों के दिमाग में एक चीज है कि उन्हें पेंशन नहीं है, पेंशन है, बस वो कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन है। उसमें एम्प्लॉय का कुछ हिस्सा जाता है, गवर्नमेंट का कुछ हिस्सा आता है, और उस हिसाब से उसे पेंशन मिलती है। तो लाइफ टाइम पेंशन रहती है, जब तक है तब तक विद स्पाउस पेंशन रहती है। दूसरी चीज, जब तक गवर्नमेंट जॉब में है, मतलब 60 तक, इतने पर्क्स और इतने बेनिफिट्स होते हैं कि आपको एक स्टैंडर्ड लाइफ जीने के लिए जो भी चीजें आपको रिक्वायरमेंट है वो सारी पूरी की जाती है।
आपको एक भी ऐसी चीज नहीं रहेगी जो आपकी मतलब बेसिक आपको नेसेसिटी या फिर थोड़ा सा अच्छा लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड अगर आपको अच्छा भी रहना है तो उसके लिए एक भी चीज ऐसी नहीं रहती कि वो आपको एलआईसी नहीं देती। लगभग सारी चीजें देती है, गाड़ी से लेके आपको मोबाइल से लेके सब कुछ, आपके बैग लेदर बैग तक सब देती है, आपके न्यूज़पेपर बिल से फोन बिल तक सब कुछ देती है। सर एक चीज मतलब मैं अपने बैक ऑफ द माइंड सोच रहा था जब आप ये बता रहे थे कि जब बच्चे हमारे साथ इंगेज होते हैं ग्रेजुएशन में तो उनके दिमाग में डाउट रहता है कि भाई उनकी पढ़ाई भी है, उनके एग्जाम की तैयारी भी है, तो ये सारी दोनों चीजें वो कोप अप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो कई बच्चे बोलते भी हैं कि भ्रांतियां कई लोगों के मन में पाली हुई होती है कि भाई इतने घंटे पढ़ोगे तो ही एग्जाम्स निकलते हैं। तो जैसा कि आपने स्टेट सर्विसेज, सिविल सर्विसेज और ये सारे एलआईसी प्लस एसएससी सारे एग्जाम्स दिए हैं, तो कभी आपको लगा कि एक एस्पिरेंट जो है उसका कुछ डेजिग्नेटेड इतने घंटे होना चाहिए दिन में पढ़ने के लिए कि भाई किसी भी दिन कितना भी घंटा पढ़ लिया तो वो चल जाएगा, कुछ एक सिंसियर अप्रोच होनी चाहिए थ्रू आउट की मतलब कैसे भी चलेगा? हाँ, एक्चुअली अब उसका डायरेक्टली आंसर पता हो तो उसका डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो कोई नहीं होता कि अगर 10 घंटे पढ़ने वाला सिलेक्ट होगा या फिर 8 घंटे पढ़ने वाला सिलेक्ट नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है दो चीजें मुझे लगती है, एक क्वालिटी प्रिपरेशन, मतलब आप कितना ध्यान से और कितना सीरियसली पढ़ते हैं, और दूसरा डिसिप्लिन। आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे जो भी आपके लेक्चर्स होंगे वो अटेंड करने चाहिए, या फिर जो भी आपका प्रिपरेशन है वो कंटिन्यूअस बेसिस पे होने चाहिए, मतलब उसमें एक परसिस्टेंसी चाहिए। अगर वो हो तो सिलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बहुत से बच्चों में ये दिखाई देता है कि प्रिपरेशन के वक्त थोड़ा सा थोड़े दिनों के बाद थोड़ी थोड़ी ढिलाई आने लगती है, तो वो प्रिपरेशन में आपकी सबसे बड़ी बाधा है। आपकी उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना ही चाहिए, और सिंसियरिटी तो होनी ही चाहिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ का सवाल है। आपकी पूरी लाइफ को टर्न मिल जाता है। एक अगर आपका रिजल्ट आता है ना गवर्नमेंट का, मतलब कल तक आप जो होते हैं, मैंने इससे पहले प्राइवेट में भी जॉब किया, मैंने एक कॉलेज पे लेक्चरशिप भी की, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर भी था किसी कंपनी में, तो मैंने देखा है कि वो जॉब करने में और ये जॉब करने में बहुत अंतर है। आपका रिजल्ट जब आता है ना, उस दिन से आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। तो उस दिन के लिए मेहनत करना मतलब ये वर्थ है। उस दिन के लिए आपको मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं है, और वो दिन जितना जल्दी है उतना अच्छा है। तो जितना जल्दी लाना है वो दिन सिलेक्शन का, आपका मेरिट लिस्ट में नाम होने का, उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सर जैसे ये इंश्योरेंस का फील्ड है एलआईसी, तो इंश्योरेंस रिलेटेड कई सारी और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो आपको डेपुटेशन के लिए वहां पे भी जाना पड़ता है बीइंग इन एलआईसी या फिर नहीं? नहीं, एलआईसी में बाकी जो इंश्योरेंस की ऑर्गेनाइजेशन, एक्चुअली क्या होता है, इसका वर्किंग पूरा अलग होता है। मतलब जो आप हायरार्की में बताना रह गया, यहाँ पे सेंट्रल ऑफिस होता है मुंबई में जो है, उसके बाद उसके अंडर जोनल ऑफिसेस, उसके अंडर डिविजनल ऑफिसेस, और उसके अंडर ब्रांच ऑफिसेस, ये हायरार्की होती है। और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और मार्केटिंग ऐसे दो डिपार्टमेंट रफली होते हैं, जिसमें मार्केटिंग की एक विंग काम करती है और एक एडमिनिस्ट्रेशन की जो ऑफिस वर्क वगैरह चेक करता है। तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे मतलब रोटेशन लेते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन से मार्केटिंग या फिर मार्केटिंग से एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन बाहर की किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको जाने के चांसेस बिल्कुल ऑलमोस्ट नहीं होते। वो रिटायरमेंट के बाद वगैरह कुछ लोग करते हैं काम, जैसे कि दूसरे किसी ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं। बहुत से आईआरडीए के चेयरमैन या फिर हाई ऑफिशियल्स आई कैन से, वो पहले एलआईसी के एक्स एम्प्लॉय हो चुके हैं। सर हम हर डिग्निटरी से हमारा एक कस्टम बना हुआ है कि उनसे पूछें कि भाई आपको कोई ऐसा प्राउड मोमेंट है जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन से आपको एसोसिएट होने के कारण आपको मिला है, क्योंकि हर कोई गवर्नमेंट सर्विसेज में एक मॉनेटरी एस्पेक्ट देख के आता है कहीं ना कहीं, बट आजकल के जो यूथ हैं दे आर आल्सो टुवर्ड्स कि भाई मैं किसी पर्पस के लिए जाना चाहता हूँ। तो ऐसा कोई प्राउड मोमेंट जिससे हमारे स्टूडेंट्स इंस्पायर हों कि भाई बीइंग इन एलआईसी हम लोग भी ऐसा काम कर सकते हैं। यस यस यस, तो आपने सही कहा कि एक मॉनेटरी एस्पेक्ट भी होता है जिसका तो गवर्नमेंट जॉब में आपको सब मिल जाता है, लेकिन बीइंग एन एलआईसीएन मुझे सबसे ज्यादा प्राउड फील तब होता है जब मैं किसी का डेथ क्लेम देता हूँ। एक्चुअली किसी की डेथ होना बहुत ही मतलब दुखदायक है घटना, या फिर बहुत ही पेनफुल है उस फैमिली के लिए या फिर ओवरऑल सोसाइटी के लिए, लेकिन वो चीज होती रहती है। मतलब जो जिसने यहाँ पे जन्म लिया है वो एक ना एक दिन उसकी डेथ होनी ही है, लेकिन अनटाइमली डेथ
कुछ लोगों की होती है। जैसे मैंने अब एक किसी फैमिली का क्लेम सेटल किया था, उसमें उस बंदे की मतलब उस इंसान की डेथ हुई, उसके पीछे उसकी 24 साल की वाइफ और उसके 1.5 साल का बच्चा है, जिनके लिए कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं है। और उसे जब एल का डेथ पेमेंट मिलता है और उनकी लाइफ सेट हो जाती है, उसकी बेटी पूरी एजुकेशन की उसमें प्लानिंग की हुई थी, उसकी पूरी एजुकेशन अब उसमें से होगी, उसकी शादी के लिए कुछ पैसे लगभग 10-15 लाख रुपए उसमें से मिलेंगे। तो ऐसे जब कोई मोमेंट आता है ना, तो प्राउड फील होता है कि यार लोगों के कुछ काम आ रहे हैं। सही है। स्पेशली जब हाँ, स्पेशली जब भी डेथ क्लेम जो क्लेम, और मैं एक जब से मैंने एल ज्वाइन की है, मैंने एक ये रखा है कि आपका खुद का एक प्रिंसिपल रखा है, जो भी डेथ क्लेम के लिए जो भी आता है ना, उसे मैं प्रायोरिटी बेसिस पे उसे हेल्प करता हूँ। एक्चुअली वो मेरा डिपार्टमेंट है नहीं, लेकिन मैं प्रायोरिटी बेस पे उसे हेल्प करता हूँ डॉक्यूमेंट वगैरह कलेक्ट करने के लिए। और उसके पीछे रीजन ये है कि जो ट्रबल में है, मतलब जो सच में जिसे नीडी है, उसे हम उस टाइम मदद कर सकते हैं, फाइनेंशियल मदद। और जो कोई नहीं कर सकता, किसी भी फैमिली पर अगर अभी कोरोना का चल रहा है, कोई अगर कोरोना से डेथ हो जाए ना किसी के घर में, लोग बस सिंपैथी जता सकते हैं, पैसे कोई नहीं दे सकता। तो हम पैसे उसे दे सकते हैं, उसके ही है, लेकिन हम उसे वहां से ये करके दे सकते हैं, उसकी प्रोसीजर कंप्लीट करने में उसकी हेल्प कर सकते हैं। ये मेरे लिए प्राउड मोमेंट है एज ए एलआईसीएन। जो भी बच्चे हमें सुन रहे हैं यहाँ पे आज, तो जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेल पारुल यूनिवर्सिटी मतलब बच्चों को अपनी ग्रेजुएशन के साथ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और खाली पारुल के बच्चे नहीं, नॉन पारुल बच्चे भी हमारे साथ एसोसिएट हो सकते हैं। कई सारे बच्चे हुए भी हैं। तो सर के सेशन से मुझे ऐसा फील होता है कि काफ़ी बच्चों ने गाइडलाइन ली होगी कि भाई कैसे किसको क्या प्रिपरेशन करनी है। और अगर ये प्रिपरेशन अर्ली एट द स्टेजेस ऑफ देयर लाइव्स अगर दे कैन स्टार्ट, तो दे आर मोर बेनिफिशियल इन टर्म्स ऑफ उनके रिटायरमेंट के प्लान्स, उनके सब कुछ सारे प्लान्स क्लियर हो जाएंगे, और इवन उनका इंटरेस्ट भी वो काम के साथ जोड़ पाएंगे, जैसा कि सर कर रहे हैं। So from being the director of the competitive exam cell Parul University, I thank उमेश थोराट सर कि उन्होंने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल के हमारे साथ हमारे बच्चों के नॉलेज के लिए ये सेशन कंडक्ट किया। सर एट लास्ट वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि अगर आप दो शब्द हमारे बच्चों से कहना चाहेंगे उनके प्रोत्साहन के लिए, तो वुड बी ग्रेटिफाइड सर। यस यस, एक चीज कीजिए, जी लगा के स्टडी कीजिए। आपके पास टाइम है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन टाइम किलर जो भी है, मोबाइल है, वेब सीरीज है, आई डोंट नो। बस इस समय आप ज्यादा से ज्यादा जी लगा के मेहनत कीजिए, जी लगा के प्रिपरेशन कीजिए। बात है आपका सिलेक्शन किस पोस्ट के लिए होगा, किस पोस्ट के लिए। अगर कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि किसी का अगर सिलेक्शन भी नहीं हुआ, आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल वेस्ट नहीं लाएगी। इस चीज पे भरोसा रखिए कि आप जो भी प्रिपेयर आज करेंगे ना, उसका आपके लाइफ सक्सेसफुल होने में बहुत बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि मैंने जो प्रिपरेशन किया, उसका सारा सिलेबस तो इस एग्जाम में था नहीं ना, मुझे इस एग्जाम के लिए वो पढ़ना पड़ा। लेकिन जो भी मैंने पढ़ा था ना, उसका कहीं ना कहीं अभी जीते वक्त या फिर सक्सेसफुल लाइफ जीते वक्त आपको उसका यूज होता ही होता है। तो आपका प्रिपरेशन बिल्कुल वेस्ट नहीं जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो उसका रिजल्ट है, कोई ना कोई आपको पोस्ट मिल जाएगी। अगर नहीं भी मिलती है तो उसका प्रिपरेशन का आपको जिंदगी में सक्सेसफुल होने से तो कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सर फॉर, हाँ सॉरी। यस यस यस, नहीं नहीं, बस हो गया मेरा। सर आपके मोटिवेशनल वर्ड्स के लिए थैंक यू वेरी मच। हमारे बच्चे आपके मतलब बहुत आभारी रहेंगे कि आपने इतना कीमती समय निकाल के फिर आपने हमारे साथ जुड़े और बच्चों को बताया कि एलआईसी में कैसे कैसे आ सकते हैं वो लोग। मैं आपसे सर अनुमति चाहूँगा कि बच्चों के साथ में आपका कुछ आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शेयर कर सकूं, ताकि वो आपसे कुछ सवाल अगर कोई पूछना चाहे, या फिर अगर यस यस यस, सो विद योर परमिशन सर, आपका मैं सबके साथ प्रोफाइल एक बार शेयर कर लूँगा, और किसी को कोई Yes. डाउट होना होगा, पूछना होगा, तो मेरे थ्रू सर वो आप तक शायद मैं पहुंचा पाऊँ। और आपसे जरूर जरूर विनती करते हैं कि कभी जब ये हालात सुधरते हैं, और हम आशा करते हैं जल्दी सुधरें, उसके बाद आप हमारे कॉलेज में आएँ, एक सेशन हम पूरा एलआईसी में कैसे रिक्रूट होना है, कैसे इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, आपके थ्रू कर पाएँ। तो उसके लिए सर आपसे कभी फ्यूचर में आपसे ज़रूर इसके लिए प्लान करेंगे सर। यस, जरूर जरूर, आई वुड लाइक टू। Thank you very much, sir. Thank you very much for your valuable time again, sir.
Yes, yes. Thank you so much. Thank you, sir.